हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आज डेट है 3 Feb। तो चलिए देखना शुरू करते हैं द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस में क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं। तो चलिए अगर द हिंदू की बात करें हम, तो देखिए सबसे पहले बात की जा रही है कि अभी जो पुलिस है उसने जो सिंघू बॉर्डर है वहाँ पर बैरिकेडिंग्स पे काफ़ी कांटीले वायर लगा दिए और जो प्रोटेस्टिंग साइट्स है उसको आइसोलेट कर दिया। ठीक है, तो ये जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है वहाँ पर ये सिचुएशन अभी भी चालू है कि जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो 3 बिल है फार्म्स के उसके अगेंस्ट में। यहाँ देखिए तो जो अमेजोन है उसने अभी एक केस फाइल किया था जो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में जो डील हुई थी। दरअसल सीन क्या था, जो फ्यूचर ग्रुप है ठीक है, इसने अपनी जो राइट्स थे वो अमेजोन को बेच दिया था कि पहला राइट टू से रिफ्यूज या फिर रिफ्यूज करने का, कि इसको खरीदने का जो भी पहला राइट रहेगा अमेजोन को रहेगा। लेकिन फ्यूचर ग्रुप वालों ने क्या किया, रिलायंस के साथ अपनी डील कर ली और रिलायंस को बेच दिया सारा का सारा चीजें। तो ये अमेजोन वालों ने कहा कि आपने हमें चांस नहीं दिया, पहले पहले हमारा राइट बनता है कि आपको खरीदना है। ठीक है, क्योंकि हमारी ऐसे पहले डील हो चुकी है। तो अभी अमेजोन वालों के लिए एक पॉजिटिव खबर है, स्टेटस क्वो मेंटेन करने की बात की गई है और बोला गया है कि अभी जैसी सिचुएशन वैसी मेंटेन रहेगी और चीज़ें जो है वो रिलायंस के पास नहीं जाएगी। ऐसा कहाँ देखने को मिला है, ऑर्डर ऑफ द सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर। ठीक है, तो सिंगापुर में जो आर्बिट्रेशन सेंटर है वहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली है। देखिए अगर टाइमलाइन की बात की जाए तो 2019 में अमेजोन ने एक्वायर कर लिया था फ्यूचर ग्रुप का जो स्टेक था उसको। ठीक है, फिर 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने अनाउंस किया इट हैज एग्रीड अ बिजनेस इंक्लूडिंग इट्स रिटेल एंड होलसेल ऑपरेशन टू रिलायंस, कि रिलायंस को 2020 में बोला। फिर अक्टूबर 2020 में सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में इसका केस चला गया, अमेजोन वाले ने केस कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर स्टेटस को मेंटेन करने की बात की गई, स्टे लगा दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या बात बोली गई है। अपरोर इन पार्लियामेंट ओवर दी 3 फार्म लॉज। ठीक है, तो जो 3 फार्म लॉज को लेके इतने विवाद चल रही, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको लेके अभी पार्लियामेंट में भी विवाद हुआ है। 170 फार्मर से ज़्यादा डाई हो गए हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर डेथ भी हो रही है काफ़ी किसानों की। तो काफ़ी एक ख़राब सी सिचुएशन देखने को मिल रही है कैपिटल में। अब नो बीजेपी टिकट्स फॉर दोज ओवर 16 थी गुजरात पोल। तो गुजरात पोल में ऐसा देखने को मिल रहा है जो 60 साल से ज़्यादा है उनको कोई भी टिकट नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले, ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। और जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है वहाँ पर पंचायती इलेक्शन जीत रहा है, लोकल बॉडी इलेक्शन जीत रहा है, उसको या उसके फैमिली को भी टिकट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये गुजरात में सिनेरियो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो सेकंड पेज पे यहाँ देखें तो ये देखिए ये है उदित। तो इन्होंने क्या इन्वेंट किया, इन्होंने ग्लास इंटू सैंड। तो ग्लास को किस तरीके से रिसाइकल करना है, मशीन बनाई है ग्लास इंटू सैंड कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो ये काफ़ी अभी चर्चे में चल रहे हैं उदित। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कि किस तरीके से रिसाइकल किया जाए या एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जाए उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्लास रिसाइकल से रिलेटेड है, ये उदित सिंगल इनका नाम है, काफ़ी चर्चा में थे ये बीच में। ठीक है, ये देखिए जो प्रोटेस्टिंग साइट है उसके यहाँ पे सिनेरियो आप देख सकते हो किस तरीके से पिक्चर वहाँ की दिखाई दे रही है। और वहाँ पे काफ़ी बैरिकेडिंग्स लगाए हैं, काफ़ी लोगों को ट्रैवल करने में भी दिक्कत है रही है जो नॉर्मल वहाँ के पर्सन है। ठीक है, ये आगे देखते हैं, यहाँ पर और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है यूपी गवर्नमेंट की। यूपी ने अभी बीच में कहा था कि वो जो एक्शन लेगी अगेंस्ट द फार्मर में जो प्रोटेस्ट में पार्ट लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने उसको आइडिया जो था उसको ड्रॉप कर दिया है, ऐसा भी यूपी गवर्नमेंट ने बोला है, वरना वो काफ़ी हैवी फाइन्स वगैरह लगाने की बात कर रहे थे। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपना ये अभी डिसीजन बदला है। तो ये चीज़ें यूपी में देखने को मिल रही हैं। आगे के पेज पे देखें तो देखिए यहाँ पर मुंबई की बात की जा रही है, किस तरीके से वहाँ पे अभी लोकल शुरू की गई है, तो किस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है। तो हम देख रहे हैं किस तरीके से जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है धीरे धीरे चीज़ें बैक टू दी ट्रैक आते जा रही हैं। और 30 लाख लोगों ने ट्रैवल किया, बताइए। वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइफ लाइन मानी जाती है जो लोकल ट्रेन है मुंबई की। ठीक है, और यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठा कोटा को लेकर इशू चल रहा है। वहाँ पर जो मराठा ग्रुप है उनको 16% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको लेकर वहाँ पर विवाद चल रहा है, क्योंकि अगर ये 16% दे देंगे तो जो 50% का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बात है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकते हैं, जो इंदिरा साहनी केस में भी कहा गया था, वो ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि 16 + 50 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66-65 के आसपास। यहाँ पर इतना ज़्यादा रिजर्वेशन हो जाएगा तो बाकी ग्रुप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर देखिए जो 12 चिल्ड्रेन है उनको सैनिटाइजर दे दिया गया इंस्टेड ऑफ पोलियो। तो पोलियो की जगह पर गलती से सैनिटाइजर पिला दिया गया है। तो ऐसी आप कह सकते हो कि लापरवाही भी देखने को मिल रही है। तो ये सिनेरियो यवतमाल महाराष्ट्र में देखने को मिला है। ठीक है, तो पोलियो भारत जो है वो पोलियो मुक्त नेशन हो चुका है। 2014 में ये भारत को WHO ने पोलियो मुक्त डिक्लेयर कर दिया। तो ये काफ़ी पॉजिटिव आप कह सकते हो अचीवमेंट है भारत के लिए
और बात करें तो ये एक वायरस है, पोलियो वायरस, ठीक है। वायरस से फैलता है। वायरस क्या होता है? वायरस होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आने वाला ये चीज़ है, ठीक है, जो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है या होस्ट के अंदर जाता है, फिर वहाँ पे लिविंग होता है, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम बात करें, ये अपना कोरोना वायरस है, वो भी एक वायरस है, ठीक है। वो शरीर के अंदर जाता है, फिर आरएनए के थ्रू मल्टीप्लाई होते रहता है, फिर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता है और फिर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें चलती हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पर देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर किस तरीके से बताया जा रहा है कि जस्टिस डिलेड किया जाता है। तो मोर देन 20% ऑफ द पोजीशन फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो जजेस हैं उनकी काफ़ी पोजीशंस खाली हैं। तो बहुत सारे हमारे देश में केसेस पेंडिंग पड़े हैं और जुडिशरी में काफ़ी पोजीशन वैकेंट्स हैं। जब तक जजों की नियुक्ति नहीं की जाएगी तो केसेस को किस तरीके से हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे और किस तरीके से जो हमारे कोर्ट्स हैं वो फास्ट ट्रैक होंगे, क्योंकि केस एक बार कोर्ट में चला जाता है फिर वो सालों सालों कोर्ट में घिसते रहता है। मेन रीज़न क्या है? क्योंकि वैकेंसी पड़ी है, उतने जज ही नहीं है। एक जज के ऊपर लाखों केसेस हैं, तो किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होंगी। तो ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। 20% ऑफ द पोजीशन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज हैं उनकी वैकेंट है पोजीशन, ठीक है। ये सीन देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सच हाई लेवल ऑफ वैकेंसी देखने को मिल रही है। पुअर स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी के ऊपर बहुत कम खर्चा किया जाता है। और जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर एट द हाईएस्ट शेयर ऑफ द केस पेंडिंग फॉर मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा। तो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े रहते। पुअर पर कैपिटा स्पेंडिंग, सबसे कम जो खर्चा किया जाता है जुडिशरी के ऊपर वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ये सारी चीज़ें की जाती देखने को मिल रही है। ओवर क्राउडिंग ऑफ द जेल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रिजन्स में ज़्यादा 100 हैं, जगह 100 की है और 200 ठूस दिए हैं। ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 70% ऑफ द हाई कोर्ट जजेस पोजीशन वैकेंट है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आंध्र प्रदेश में इतनी ज़्यादा वैकेंसी है। और बताइए, जब 70% वैकेंसी है खाली, तो किस तरीके से चीज़ें सॉल्व होंगी। केस पेंडेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा केस पेंडेंसी की यहाँ पे बात की जा रही है। ओवर 15% ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट केसेस इन द वेस्ट बंगाल में इतने सारे केसेस पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। हाई ऑक्यूपेंसी 168% प्रिजनर ऑक्यूपेंसी इन यूपी, ठीक है। यूपी में बहुत ज़्यादा प्रिजनर ऑक्यूपेंसी, यानी अगर 100 की जगह है तो 168 लोग वहाँ पर ठूसे गए हैं। बताइए, ये सिनेरियो यूपी में देखने को मिल रहा है। और स्पेंडिंग ऑन द जुडिशरी, तो जुडिशरी के ऊपर स्पेंडिंग की बात करने की बात की जा रही है यहाँ पर कि स्पेंडिंग कितनी कम की जाती है। तो यहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो ठीक ठाक स्पेंडिंग चल रही है। तो ये सिनेरियो है हमारे जुडिशरी सिस्टम का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमने रॉबर्ट स्टैंड लिया था, जो LAC है, हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ पर, जो चाइना के साथ का। ये अगर हम जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन देखें तो ये वाला पोर्शन क्या है? LAC वाला पोर्शन है। यहाँ पर जो है वो LOC होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल। ये हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से जो वेस्टर्न वाला रीजन था और ईस्टर्न रीजन था, जिसको वेस्टर्न सेक्टर भी कहा जाता है, वहाँ पर लद्दाख का वेस्टर्न सेक्टर है, ठीक है। तो वहाँ पर किस तरीके से चीज़ें ख़राब हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पर जो ईस्टर्न सेक्टर भी था थोड़ा सा, वहाँ पर भी चीज़ें किस तरीके से ख़राब चल रही थी। जो स्टैंड ऑफ बना हुआ था चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के बीच में, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर फिंगर 8 तक हमारी जगह थी, तो वो घुस आए थे फिंगर 4 तक, ठीक है। वहाँ पर फिंगरिंग की गई थी, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर कर दिया गया था फिंगर्स के ऊपर, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसा उस तरीके से वहाँ पर नंबर दिए गए थे। और जो फिंगर 8 था वहाँ तक बाहर तक की जगह हुआ करती थी, लेकिन चाइना घुसाया था नंबर 4 तक और कह रहा था यहाँ तक हमारी जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी समय तक वहाँ पर स्टैंड ऑफ चल रहा है। और राजनाथ सिंह जी का कहना है कि हमने वहाँ पर टफ स्टांस दिखाया है, इसलिए चीज़ें वहाँ पर थोड़ी मेंटेन में है, ठीक है। और हम पीछे नहीं हटेंगे, अगर चाइना पीछे नहीं हटा तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है। ये बातें की जा रही है। और यहाँ पर बात की जा रही है जो एरो इंडिया है, एरो इंडिया भी बेंगलुरु में ये होने वाला है, ठीक है। जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें रफाल के सब हम देखने वाले हैं किस तरीके से रफाल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो एरो इंडिया कहाँ होने वाला है? बेंगलुरु में। यह याद रखना, प्लेस याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें 83 LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है तेजस के, उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो 73 LAC तेजस मैक MK-1A रहेंगे और जो 10 हैं वो रहेंगे तेजस MK-1, ठीक है। तो तेजस MK-1 फाइटर एयरक्राफ्ट रहेंगे और 10 रहेंगे ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है जो एरोस्पेस इंडिया होने वाला है बेंगलुरु में, उसमें। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया बेल फॉर मैन बुक अंडर UAPA। UAPA क्या है?
ये 1967 का एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जिसके तहत कि अगर आप गैर गतिविधि वाले यानी इलीगल काम वाम करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जा सकता है। और अभी बीच में इसमें चेंजेस लाए गए थे कि अगर आप इंडिविजुअल भी हो तभी भी आपको अरेस्ट किया जा सकता था। पहले क्या हुआ करता था कि सिर्फ एक ग्रुप को ही टेररिस्ट वगैरह ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता था और एक ग्रुप को ही अरेस्ट कर लिया जाता था, लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो चुकी है और इंडिविजुअल्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपहोल्ड किया है बेल फॉर ए मैन बुक्ड अंडर द UAPA। तो एक मैन था केरला का जिसने एक प्रोफेसर के हाथ वाथ काट दिए थे, तो उसको काफ़ी टाइम से अंदर रखा था, उसने 5-10 साल सजा पूरी कर दी थी, इसलिए उसको भी बेल दे दिया गया है। तो ये सिनेरियो देखने को मिलता है, जब आप अपनी सजा का एक लंबा अरसा गुजार लेते हो तो आपको बेल दे दी जाती है। और ये भी कहा गया है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो बेल कैंसिल कर दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कांग्रेस ने रिसरेक्ट किया है सबरीमाला इशू अहेड ऑफ दी असेंबली पोल। रिसरेक्ट का क्या मतलब होता है? रिवाइव करना, यानी वापस से चीज़ों को लेके उठाना। तो सबरीमाला इशू क्या था? यहाँ पर 10 से लेकर 50 साल की जो वुमेन्स थी उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो टेंपल के अंदर प्रवेश करे, क्योंकि वो मेंस्ट्रुएट करती हैं वो पर्टिकुलर एज में। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक स्टीरियोटाइप बना दिया गया है कि दिस पर्टिकुलर एज की जो वुमन है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये सिनेरियो देखने को मिल रहा था और बीच में काफ़ी ज़्यादा ये हॉट टॉपिक बना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो जो पंजाब है, पंजाब कह रहा है कि उसे जो लॉज हैं, ठीक है, वो लॉज को रिपील करके चाहिए। जितने भी फार्म लॉज 3 लॉज है पंजाब के, जो CM साहब है अमरिंदर सिंह जी, उनका कहना है कि जो फार्म्स है के लॉज है उनको रिपील कर दिया जाए। ठीक है, वो ये नहीं चाहते कि नेगोशिएट किया जाए, वो चाहते फुल रिपीलमेंट ऑफ दी लॉज। ठीक है, वो चाहते हैं कि सारा का पूरा लॉ रिपील कर दिया जाए, डिस्कशन या नेगोशिएशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है अभी पंजाब की तरफ से। और यहाँ देखिए, नो सेंट्रल लॉ अगेंस्ट दी कन्वर्जन। तो अभी हमने देखा किस तरीके से UP फिर MP इन स्टेटों ने क्या किया, लव जिहाद आप कह सकते हो, फोर्स कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन फॉर द पर्पस ऑफ द मैरिज के जो लॉज लाए हैं, वहाँ पर एक्ट लाए गए हैं, जिसके तहत अगर आप शादी करने को लेकर अपना रिलीजन चेंज कर रहे हैं या फोर्सफुली किसी का रिलीजन चेंज कर रहे हैं तो वो एक क्राइम है। ठीक है, जिसको लव जिहाद भी कॉमन टर्मिनोलॉजीज में कहा जाता है। तो इसके ऊपर जो सेंटर है वो कोई लॉ लेके आने वाला नहीं है, ऐसा कहने को कह रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो सेंट्रल इन्फॉर्म द लोकसभा on Tuesday that it has no intention to propose a central anti-conversion law। ठीक है, तो सेंटर की तरफ से कोई लॉ नहीं लाया जाएगा और अगर किसी स्टेट को कोई लॉ लाना है तो वो देख सकता है, जैसा कि UP और MP ने लेके आया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर होम GK किशन रेड्डी ने ये स्टेटमेंट दिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखें तो 340 दैट ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग देखने को मिल रही है। जहाँ हम 21st सेंचुरी में मूव कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, जो एक कुप्रथा चली आ रही है काफ़ी टाइम से, वो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैनुअल स्कैवेंजिंग में क्या होता है, जो इंसान होते हैं वो खुद मैन्युअली ही गटर में उतरते हैं और गटर की सफाई करते हैं, जिससे उनके शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि गटर में काफ़ी खराब एफ्लुएंट केमिकल्स वगैरह होते हैं, फिर वेस्टेज होता है, तो वो डायरेक्ट शरीर के कांटेक्ट में आने से बहुत सी बीमारियां हो सकती है। लेकिन बहुत से मैनुअल स्कैवेंजिंग आज भी कराए जाते हैं और उसकी वजह से 340 डेथ देखने को मिली पर्टिकुलर ईयर में। तो ये खराब सिनेरियो अभी भी चल रहा है। देखिए, जो सेप्टिक टैंक्स में उतर के उसकी सफाई करते हैं, तो इसको लेकर ज़रूर से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए और चीज़ों को मैकेनाइज करना चाहिए कि सफाई वगैरह मशीन से की जाए, ना कि लोगों को उसमें उतारा जाए। अगर उतारना ही तो उनको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया जाए, प्रॉपर गियर्स दिए जाए, प्रॉपर सूट दिया जाए, ताकि वो उस सूट को पहन के उसमें उतर सकें। ठीक है, यहाँ पर देखिए BJP अपॉइंट टीम्स फॉर पोल बाउंड इलेक्शन। तो अभी बहुत से स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, आसाम है। तो यहाँ पर अभी स्टेट के असेंबली इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं, तो जो पार्टीज़ हैं वो इसमें बिजी हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात बताई जा रही है। अवेयरनेस ड्राइव टू डिस्पेल र्यूमर ऑन NPR। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के ऊपर बात की जा रही है, जैसा कि सेंसक्स 2021 होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा आज़ादी के बाद 8वां सेंसक्स है और ये फर्स्ट डिजिटल सेंसक्स रहेगा, क्योंकि ये सेंसक्स जो है वो डिजिटली परफॉर्म किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो बजट है उसको भी डिजिटली लाया गया था। पहले वो पेपर फॉर्मेट में लाया जाता था, लेकिन अभी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बजट को टैब के थ्रू पढ़ाया। ठीक है, तो जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा और र्यूमर्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सेंसक्स है बहुत लोग कहेंगे कि सेंसक्स में NPR का भी जो एजेंडा है उसको फॉलो कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि ये किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। इसलिए आगे देखते हैं और क्या बातें हैं। अब देखिए यहाँ पर UK वेरिएंट म्यूटेशन कॉज कंसर्न। जो UK का वेरिएंट है
उसको लेकर कंसर्न दिखाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं जो कोरोना वायरस है वो यूके का एक वेरिएंट आया है, फिर साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट आया है, तो अलग अलग म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। म्यूटेशन क्या होता है, जो जीन्स में चेंजेस करते हैं, जो वायरस है वो हमेशा सेम नहीं रहता है, वो धीरे धीरे इवॉल्व होते रहते हैं। जैसे हम इंसान हैं, हम भी बंदर से धीरे धीरे इंसान बने, जहाँ से पृथ्वी शुरू हुई थी वहाँ पर एक छोटा सा आप कह सकते हो माइक्रोब से ही दुनिया स्टार्ट हुई है, फिर धीरे धीरे हम इंसान तक इवोल्यूशन ही हुआ है ना। उसी तरीके से जो वायरस है वो भी इवॉल्व होते हैं, और अभी यूके का एक स्ट्रेन देखने को मिला था। तो अभी जो यूके का स्ट्रेन था वो क्या था, B1.35। देखो ये जो यूके का विद B1.17 वेरिएंट है यूके का है, और ये B1.135 ये साउथ अफ्रीका का वेरिएंट है, जिसको नॉर्थ म्यूटेशन ऑफ E48K, ठीक है, ये वाला भी कहा जा रहा है। तो ये सिनेरियो साउथ अफ्रीका का आप याद रख सकते हो, 135 वाला और E484K वाला साउथ अफ्रीका का है, और 117 वाला वेरिएंट यूके का है। तो ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है, और कहा जा रहा है कि जो पी फाइजर वगैरह है, मॉडर्ना पी फाइजर वगैरह वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन, इनके थोड़े बहुत पॉजिटिव सिम्टम्स आएंगे, लेकिन अभी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन जो म्यूटेटेड जीन्स हैं, ये म्यूटेटेड वायरस है, उसके ऊपर काम करेंगे या नहीं, ठीक है। तो ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन है, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया ने कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है, स्पुतनिक 5, तो उसकी एफिकेसी अभी बताया जा रहा है 91.6% है। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि यूज़ करने लायक तो बन चुकी है, 91% एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। अब देखिए CBSE के जितने भी लोग हैं उनका एग्जाम्स अभी शेड्यूल करने की बात की गई। जो 10th और 12th है, May 4 से एग्जाम चालू हो सकता है, तो बी रेडी फॉर द एग्जाम्स। और जो शेड्यूल है वो आप अपना देख लीजिए। देखिए जो 12th के एग्जाम्स हैं वो मई 4 से जून 11 तक चलेंगे, और जो 10th के हैं वो मई 4 से जून 7 तक चलेंगे। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, तो 4 मई से, और इसको लेकर अलर्ट रहिए, और जो भी आपके सिलेबस वगैरह उसको देखते रहिए, जो भी आपकी जान पहचान वाले हैं उसको बता दीजिए। और यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें भारत और श्रीलंका की, जो भारत और श्रीलंका के संबंध काफ़ी अच्छे थे पास्ट में, और काफ़ी भारत को वहाँ पर जाके पोर्ट और टर्मिनल बनाने वाला था जापान के साथ मिलकर। जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है जिसके भारत जापान मिलकर काम करने वाले थे, उसमें अभी जो श्रीलंका है वहाँ के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, गोटाबाया राजपक्षा और महिंदा राजपक्षा, दोनों भाई हैं, उन्होंने क्या किया, अभी भारत के साथ जो समझौता था उसको कैंसिल कर दिया, और कहा है कि हम आपको वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने को देंगे, लेकिन जो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है उससे हम आपके साथ एग्रीमेंट कैंसिल करते हैं। तो ये सिनेरियो अभी श्रीलंका में देखने को मिल रहा है। तो श्रीलंका में भी जो चाइना है उसका काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। वो हम बात करें हम्बन टोटा की, तो हम्बन टोटा भी श्रीलंका ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो ये सब सिनेरियो अभी श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, ठीक है। जयवर्धन पूरे श्रीलंका की कैपिटल है, वहाँ की मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटी कोलंबो है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो श्रीलंका के साथ हैं, और भारत और श्रीलंका का भी अच्छा ही रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाले जो रानिल विक्रम सिंघे थे उनका तो काफ़ी अच्छा रिलेशन था, लेकिन अभी जो आए हैं महिंदा राजपक्षा के भाई गोटाबाया राजपक्षा, ठीक है, वो भी ठीक ही, उनके साथ रिलेशन भी अच्छा ही चल रहा था, कोई खास बुरा नहीं। लेकिन ये वैसे तो थोड़ा बहुत प्रो चाइना रहते हैं, लेकिन इंडिया के साथ भी रिलेशन ठीक ही चल रहा है। तो ये सारी सिनेरियो भी श्रीलंका के साथ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए जल जीवन मिशन देखने की बात यहाँ देखने को मिल रहा है। तो जल जीवन मिशन की बात करें तो 2024 तक भारत का प्लान है कि हर घर नल से पानी आना चाहिए। तो गोवा हमारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर 100% नल से पानी हर घरों में आ चुका है, ठीक है। बात की जा रही है कि जो 20% ऑफ द डिमांड टू बी मेट बाय द रीयूज वाटर, तो हमारी ऐसी प्लानिंग है कि जो हम पानी यूज़ करते हैं घरों में उसको वापस से रिसाइकिल किया जाए, और 20% ऑफ द डिमांड आगे के टाइम पर हम इसी पानी से उसका फुलफिलमेंट कर सकें। तो ये हमारा भी काफ़ी एम्बिशियस प्लान है। और हम जो बात करते हैं अमृत की बात करते हैं, यानी अटल मिशन फॉर रिजिन्यूएशन एंड दी अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि जो शहरों का ट्रांसफॉर्मेशन करने की बात करते हैं उसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर देखिए परसेंटेज ऑफ दी अर्बन होम विद द पाइप्ड कनेक्शन, तो उत्तराखंड में 72-73% है, गोवा का मैंने आपको बताया 100% हो चुका है। तो ये सारे सिनेरियो हैं। और 40% ऑफ दी ऐसे हाउस होल्ड है जिनको सिर्फ नल से पानी मिलता है, यानी 60% ऐसा हाउस होल्ड है आप कह सकते हो जिनको नल से पानी नहीं मिलता है। यानी आप समझ सकते हैं कि पानी की कितनी किल्लत है और पानी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से फ्यूचर के टाइम में चीज़ें होंगी, इसलिए पानी को अच्छे से यूटिलाइज़ किए, उसको फुल जस्टिस करिए, वेस्टेज नहीं करिए, ठीक है। और बहुत सारे जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ है वहाँ पर अभी मेट्रो नहीं है और मेट्रो लाइट लाने की बात की जा रही है, जैसा कि बजट में बताया गया है, ठीक है। तो मेट्रो नहीं हो क्या रहेगा, जो हमारी मेट्रोज चलती है जो बड़े बड़े शहरों में वैसे ही रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे डब्बे रहेंगे, थोड़े बस टाइप के रहेंगे, लेकिन वो मेट्रोज रहेंगे। अब यहाँ पर मैरिज एज की बात की जा रही है कि बहुत सारे जो शहर हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर प्ली फाइल की जा रही है कि जो लड़का और लड़की है दोनों के लिए जो आप कह सकते हो मैरिज एज है
उसको अलग अलग क्यों रखा गया है? लड़कियों के लिए 18 रखा गया, लड़कों के लिए 21 रखा गया, तो ऐसा क्यों है? या तो दोनों को सेम करो, यहाँ पे तो हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं जेंडर के बेस पे, ठीक है, तो दोनों को सेम करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे के सारे प्लीज़ मुझे फॉरवर्ड करो, मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हर एक कोर्ट अलग अलग एक ही चीज़ लेके बैठेगा, इससे अच्छा सारा का सारा एप्लीकेशन मुझे दे दो। तो यहाँ पर म्यांमार की बात की जा रही है। हमने देखा है किस तरीके से म्यांमार में कू देखने को मिला है। जो वहाँ की मिलिट्री है उसने वहाँ की जो डेमोक्रेसी वाली पार्टी थी आंग सान सू की उसको वहाँ पर हटा दिया है और खुद कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो ये सिनेरियो म्यांमार में देखने को मिल रहा है। अगर बात करें म्यांमार की तो हमने देखा था उसको मैप में किस तरीके से म्यांमार हमारे भारत के साथ मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, ये स्टेट्स है जो म्यांमार के साथ टच करते हैं। और बात करें कैपिटल की तो नेपिडाओ है, करेंसी की बात करें तो म्यांमारी क्यात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें म्यांमार से रिलेटेड हैं। और म्यांमार काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है कि वहाँ पर रोहिंग्या वाला भी इशू देखने को मिला था। और जो हम कलादान वगैरह प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके थ्रू हम काफ़ी वहाँ से शिपिंग वगैरह का रास्ता बनाएंगे ताकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ सके और वहाँ पर ट्रेड वगैरह फैला सके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन को डेवलप करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं। चाइना भी कह रहा है कि म्यांमार में थोड़ी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो ये तो आप कह सकते हो कि क्या ही बात करी जाए चाइना की, इसका तो हमेशा डबल फेज रहता है, अपने फ़ायदे की बात करते रहता है, ठीक है। बिडेन टू साइन ऑर्डर रिवीविंग ट्रम्प्स पॉलिसी ऑन माइग्रेशन। तो माइग्रेशन को लेकर जो ट्रम्प का रवैया था फिर उसको रिव्यू करेंगे बिडेन और उसके हिसाब से पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे। और यहाँ पर जो पर्ल मर्डर केस था उसमें जो पाकिस्तान का अहमद सईद उमर था, ठीक है, उसको एक्विट कर दिया गया। जो ये यूएसए का एक जर्नलिस्ट था उसको इसने मार दिया था लेकिन उसको वहाँ पर एक्विट कर दिया गया। तो पाकिस्तान को भी तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पर किस तरीके से इंसाफ मिलता है, इंसाफ तो वहाँ मिलेगा ही नहीं। तो फिर ऐसा तो होना ही था कि हाँ छूट तो जाना ही था। अब यहाँ पर फार्म इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द नीड ऑफ द आर, ठीक है। तो अभी इंफ्रा में फार्मिंग सेक्टर को इतना कोई खास प्रोत्साहन दिया नहीं गया, लेकिन नीड ऑफ द आर है कि आप फार्म सेक्टर को अच्छे से ग्रो करें ताकि फार्मर्स का भी जो हमारा एम्बिशियस मिशन है 2022 तक इनकम डबल करने का उसको भी फुलफिल किया जा सके, उनकी भी लाइफ बेटर बनाई जा सके, ठीक है। क्योंकि यही एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसके ऊपर पूरा आप कह सकते हो नेशन डिपेंडेंट है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज रहता है, ठीक है। तो ये सीनेरियो भी फार्मिंग में है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। LIC का IPO आने वाला है जैसा कि हमने देखा है, तो बहुत बात की जा रही है कि अक्टूबर तक लाया जा सकता है। फिर जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है BPCL की, एयर इंडिया की, तो इसको सितंबर तक किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। और जो बैंक्स है, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो अभी भी हम जानते हैं कि उसका भी स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। जो एक्सपोर्ट है वो राइज हुआ है 5.3% तक ट्रेड में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट राइज होना अच्छी बात है, भारत को फ़ायदा ही होगा क्योंकि फॉरेन करेंसीज आएगी भारत में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। स्पोर्ट्स सेक्शन में देखें तो कोई खास हमारे लिए तो कोई खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। तो इतना ही था द हिंदू में। चलिए देखना शुरू करते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है द इंडियन एक्सप्रेस में। चलिए अगर देखें पहली न्यूज़ वही आ रही जो फार्म लॉ से रिलेटेड है कि किस तरीके से सिनेरियो वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात की गई है जो 1984 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसके तहत जो गोल्डन टेम्पल वाला रीजन है वहाँ पर इंदिरा गांधी ने कह दिया था जो हमारे सोल्जर्स थे कि वो घुसकर वहाँ पर जो टेररिस्ट छुपे हैं उनके ऊपर अटैक कर सकें। तो वो काफ़ी एक फेमस सिनेरियो हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका नाम था। तो उसको यहाँ पर साइट करते हुए जो पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह जी यहाँ पर फेसिंग प्रोटेस्ट लंका स्क्रैप इंडिया का जो पोर्ट डील है जैसा कि हमने बात की जो ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बनाने की बात की जा रही थी भारत और जापान के साथ मिलकर उसको कैंसिल कर दिया गया और वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने की बात की जा रही है कि हम भारत को ये वाला प्लान देंगे, ठीक है। तो 5 months टू फ्रेम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और नो नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन प्लान फॉर नाउ, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का उसका रूल्स बनाने को 5 मंथ है और जो नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन है उसके ऊपर अभी कोई भी प्लानिंग नहीं हो रही है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन क्या था कि कौन कौन भारत का नागरिक है इसके ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस में। यहाँ पर देखिए 56% हैव कोविड एंटीबॉडीज़। तो अभी 28,000 लोगों को टेस्ट किया गया, सेरो सर्वे टेस्ट किया गया जिसके तहत हम प्लाज्मा चेक करते हैं और हमने ये देखा कि
56% लोग के अंदर एंटीबॉडीज है। तो ठीक है, इतने सारे लोगों के अंदर एंटीबॉडीज आ चुकी है, ये अभी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए तो अभी जो एम्बेसी के बाहर, इजरायली एम्बेसी के बाहर अटैक देखने को मिला था, तो वहाँ पर एक आदमी को भी पकड़ा गया है। दरअसल हुआ क्या था, जो दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी है वहाँ पर अटैक देखने को मिला था, और वो अटैक के ऊपर कुछ पर्चियाँ मिली थी जिसमें ईरान की चीज़ें बताई गई थी कि किस तरीके से ईरान में जो दिक्कत चल रही है यूएसए और इसराइल को लेकर, ठीक है, तो उससे ही रिलेटेड ये अटैक था। और अभी एक आदमी को अरेस्ट किया गया। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये प्रोब जो है आगे बढ़ती है और क्या निकल कर सामने आता है। तो यहाँ पर हम देखें तो दिल्ली कह रहा है कि दिल्ली को उतना कैपिटल का शेयर नहीं दिया गया है बजट में, तो ये इसको लेकर काफ़ी नाराज़ है यहाँ के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब। तो आप इसे कह सकते हो कि किस तरीके से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहेगा तब अगर सेंटर सही एलोकेशन ऑफ द फंड करेगा बिना किसी से कुछ, अगर हमारी इस राज्य में सरकार नहीं है तो हम वहाँ ज़्यादा फंड नहीं देंगे, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि हमें सभी, अगर आपकी सरकार नहीं तो क्या हुआ, लेकिन फंड तो आपको देना ही चाहिए ताकि वो भी इस पर्टिकुलर स्टेट या सिटी जो भी है अच्छे से डेवलप हो सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि किस तरीके से सेंटर अभी लॉ जिहाद के ऊपर लॉ नहीं बनाने वाला है। जो स्टेट्स ने बनाया वो अलग बात है, जैसा कि हमने बात की यूपी और एमपी की। यहाँ पर देखिए जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका कहना है जो पीएम किसान बेनिफिशियरी से बहुत सारे जो गलत लोगों को पैसे चले गए थे, ठीक है, जो इनएलिजिबल थे, उनको भी सिर्फ रिकवरी करने की बात की जा रही, तो सिर्फ 10% ही रिकवरी की गई है। तो पीएम किसान क्या था, पीएम किसान के तहत हम कितना 6,000 रुपये अलोकेट करते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार के, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर स्कीम चलाई गई थी पीएम किसान, ताकि हम फार्मर्स को मॉनिटरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर सके डीबीटी के थ्रू, यानी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएगा। लेकिन बहुत से इनएलिजिबल लोगों को भी पैसे चले गए थे, तो सिर्फ 10% ही रिकवर हो पाए हैं। यहाँ पर देखिए जो अपेक्स कोर्ट है उसका कहना है कि ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन एक्ट आर ऑफेंस अगेंस्ट द सोसाइटी, ठीक है। तो अगर आप करप्शन करोगे तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है। तो जो गुजरात की एक कोर्ट थी उसने थोड़ा सा लीनियंसी दिखाया था कि करप्शन के जो केस होते हैं, लेकिन अपेक्स कोर्ट ने कहा है कि नहीं, अगर करप्शन का केस आ रहा है तो वो क्राइम अगेंस्ट दी सोसाइटी है, ऑफेंस अगेंस्ट दी सोसाइटी है, इसके अगेंस्ट भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है अपेक्स कोर्ट के द्वारा। अब राजनाथ सिंह जी ने वही कहा है कि हमने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इतना सख्त रवैया दिखाया है, इसकी वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और जो तेजस है वो ऑल सेट है कि किस तरीके से हम एरो इंडिया जो हमारा प्रोग्राम होगा उस दिन हम इंडक्ट करेंगे 83 एयरक्राफ्ट इंडक्ट करेंगे, जिसमें से 73 रहेगा और फाइटर वाला, 10 रहेगा ट्रेनर वाला, ठीक है। कौन सा रहेगा, MK वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं अभी। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्क 1 है, यानी MK1, और ये मार्क 1, ठीक है। तो तेजस का है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये तेजस, ठीक है। और एक इसके साथ डील हो रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, यानी HAL और गवर्नमेंट के बीच में ये डील हो रहा है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी इंसानियत की न्यूज़ ये देखने को मिल रही है कि जो असम का एक विलेज है वहाँ पर बहुत सारे जो वल्चर्स थे वो डेड पाए गए थे, ठीक है। क्योंकि सीन ये देखने को मिला था कि जो वल्चर्स थे उनकी काफ़ी डेथ हो रही थी वहाँ पे किसी कारणवश, और फिर वहाँ पर अभी क्या किया जा रहा है, श्राद्ध किया जा रहा है उनका, आप कह सकते हैं लास्ट राइट यानी अंतिम संस्कार टाइप किया जा रहा है। अगर वल्चर्स की बात की जाए तो बीच में डिक्लोफिनैक, ठीक है, डिक्लोफिनैक ये दवाई आती है, इसके तहत जो बायोमैग्निफिकेशन होता है, यानी कोई जानवर खा ले और उसको आके अगर गिद्ध खा ले यानी वल्चर खा ले, फिर ये इसके अंदर ये दवाई पड़ी रहती है, क्योंकि ये फैट के अंदर जाके स्टोर हो जाती है और ख़त्म नहीं होती। फिर ये गिद्ध खा लेता है, इसके अंदर जा जाता है और इसके लिए ये खतरनाक होता है और मर जाता है। तो डिक्लोफिनैक की वजह से भी काफ़ी वल्चर बीच में मर रहे थे। अब आप ये बताइए कि ये जो हमारा IUCN है उसमें वल्चर का क्या स्टेटस है, ताकि पता चले कि ये कौन सी लिस्ट में आता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि IUCN स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट है, क्या है, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और प्लीज़ ज़रा सपोर्ट शो करिए। अगर कुछ आपको कमी लगता है लेक्चर में कि मैं क्या इसमें इंप्रूवमेंट करूँ, वो भी ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के न्यूज़ एनालिसिस में। हमने हिंदू भी देख लिया, इंडियन एक्सप्रेस भी देख लिया और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर कर लिए। तो अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए चलिए शुक्रिया। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अच्छी नहीं लग रही है तो प्लीज़ लिख के बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट करने से ये जो हमारी सीरीज़ है इसको और बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है। और मैं थोड़ी कंटिन्यूटी लाने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि
अभी थोड़ा कंटिन्यूटी में ही दिक्कत आ रही है, और इसमें क्या क्या और चेंजेस लाए जा सके ताकि ये बेहतर बनाई जा सके सीरीज़ को, वो भी आप ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तब तक के लिए चलिए